Good morning, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, one thought for today. वाणी के ऊपर संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी ही मनुष्य को सम्मान की प्राप्ति कराती है। इसलिए कभी भी कठोर वचनों का प्रयोग ना तो अपने लिए और ना दूसरों के लिए करें, ताकि किसी के मन तथा आत्मा को ठेस ना पहुंचे। एक दोहा भी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, खुद भी शीतल होए। इसलिए मीठे वचनों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। सो क्लास 10th, टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर 2, फेडरलिज्म, एंड द टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. We noted above that the federal government have two and more than two tiers of government. फेडरल गवर्नमेंट में हमने सीखा कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कितने टायर होते हैं, 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. बेसिकली 2 टायर्स ऑफ क्या होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत जैसे विशाल देश के अंदर जहां आपका जो उत्तर प्रदेश और जो महाराष्ट्र है वो यूरोप के एक एक कंट्रीज के क्या है, बराबर है. बट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी सक्सेसफुल दैट द 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया. कि 2 जो टायर हैं हमारे गवर्नमेंट के, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये पूरे भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से नहीं देख सकते हैं. क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर पॉपुलेशन के मैटर में देखें तो किससे बड़ा है, रशिया से बड़ा है इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन. और जो आपका महाराष्ट्र है वो आपके जर्मनी से बड़ा है. किससे बड़ा है, जर्मनी से. ठीक है, तो हमारे देश के अंदर लिए पॉसिबल नहीं है कि 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आसानी से देश का शासन संभाल सकती है. क्योंकि बेल्जियम में जब हमने पढ़ा था वहाँ 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट. क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट. जब एक छोटे से देश के अंदर जिसका एरिया लगभग हरियाणा के जैसा है और पॉपुलेशन उसकी हाफ है, तब वहाँ पर 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट की क्या हुई, ज़रूरत महसूस हुई. तो स्वाभाविक है कि भारत जैसे विशाल देश के अंदर भी 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट की क्या होगी, ज़रूरत होगी. क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा क्या है, डाइवर्स पॉपुलेशन है. कैसी पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है. इसलिए हमारे यहाँ पर 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ एक 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है प्यारे बच्चों, लोकल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो हमने लिया है बेल्जियम से. कहाँ से लिया है, बेल्जियम. अब आता है डिसेंट्रलाइजेशन. क्या है डिसेंट्रलाइजेशन, को हिंदी में कहते हैं विकेंद्रीकरण. और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण. तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट. It is known as decentralization of powers or the decentralization in India. जब हम कुछ शक्तियां केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की लेकर और स्थानीय सरकारों को दे देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं. समझ में आ गया, बहुत क्लियर है. द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन is that there are a large number of problems and issues which are best settled by the common people of that local area. Decentralization ये महात्मा गांधी का एक सपना था, राम राज्य का. ठीक है, महात्मा गांधी का मानना था कि जब स्थानीय लोग अपने स्तर पर समस्याओं का क्या कर लेंगे, समाधान कर लेंगे, उस समय राम राज्य की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी. और मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये कहीं ना कहीं इसका जो ग्राम पंचायत है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी से भी क्या है, जुड़ा हुआ है. तो लोकल पीपल के पास बेटर नॉलेज होती है कि कैसे वो अपने इश्यूज को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं. एक कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताता हूं कि बिफोर 1992
and after 1992, what are the changes in local government? मैंने 1992 से पहले और 1992 के बाद का यहाँ पर आपके साथ जो डिस्कशन किया है उसका एक रीज़न है। पहले मैं बता देता हूँ कि बिफोर 1992 क्या था और आफ्टर 1992 क्या है। पहली बात ध्यान से सुनिए, नो रेगुलर इलेक्शन, नो रेगुलर इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट बिफोर 1992। 1992 से पहले स्थानीय सरकारों के चुनाव नियमित अंतराल पर नहीं होते थे, और आपका जो नियमित अंतराल है वो कितना होता है, 5 ईयर्स। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। 1992 से पहले जो लोकल गवर्नमेंट थी वो टोटली किसके कंट्रोल में थी, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। थर्ड, नो सेपरेट पावर एंड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, एंड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। स्थानीय सरकार के पास ना तो शक्तियां होती थी और ना ही क्या होता था, उनका रेवेन्यू रिसोर्स होता था। कब से पहले, 1992 से पहले। तो ऐसा क्या हुआ 1992 के अंदर, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे दो, एक 93rd जो रूरल लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ध्यान से देख लीजिए, रूरल लोकल गवर्नमेंट, और दूसरा हुआ था 74th जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट से क्या है, संबंधित है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 1992 के अंदर 73rd और 74th अमेंडमेंट से अभी 3 पॉइंट के अंदर हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब मैंडेट कर दिया है कि यहाँ पर क्या होंगे, रेगुलर इलेक्शन होंगे। लोकल गवर्नमेंट के क्या कराए जाएंगे, इंडिया के अंदर रेगुलर इलेक्शन कराए जाएंगे आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आपकी क्या नहीं है, लोकल गवर्नमेंट कंप्लीटली नहीं है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होगा वो कौन कराता है, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर। ध्यान से सुन लीजिए, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर के ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो क्या कराएगा, वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराएगा। नाउ लोकल गवर्नमेंट एज सेपरेट पावर्स एंड sources of revenue, sources of revenue. These are the conditions before 1992 and after 1992 in the India for the local government. क्वेश्चन आ जाए 1992 से पहले और 1992 के बाद लोकल गवर्नमेंट की स्थिति में क्या परिवर्तन आए, तो ये सारे वो चेंजेज हैं जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर क्या है, चेंज आए हैं। डिसेंट्रलाइजेशन या लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है प्यारे बच्चों, वो हमने लिया है आपके बेल्जियम से। कहाँ से लिया है, बेल्जियम। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है टूवर्ड्स the decentralization, towards the decentralization। ऐसे कौन कौन से चेंजेस हुए जिससे कि डिसेंट्रलाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गया, कि जो संवैधानिक मान्यता है वो मिल गई। ए मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992, 1992 के अंदर ये स्टेप लिया गया। और अभी मैंने आपको बताया कि 73rd अमेंडमेंट जो रूरल लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, और 74th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट से क्या है, रिलेटेड है। तो अब कौन कौन से चेंजेस हुए, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनका चुनाव क्या होगा, रेगुलर इंटरवल के बाद होगा। और इसका जो रेगुलर इंटरवल है वो लगभग कितना होता है, 5 ईयर्स होता है। ठीक है, हमारे जो ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, उनका जो टेन्योर होता है वो कितने ईयर्स का होता है, 5 ईयर्स का होता है। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स फॉर एससीज एंड एसटीज। अब देखिए लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी क्या है, एसटी और एसटी के लिए क्या किए गए, स्थानों को आरक्षित किया गया है। एट लीस्ट 1/3, यस 1/3 सीट्स
आर रिजर्व्ड फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए स्थानीय सरकार के अंदर 1/3 स्थान क्या किए गए हैं, आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो टुवर्ड्स द स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में नेक्स्ट स्टेप जो लिया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये क्या कराएगा, टू होल्ड द इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ये नेक्स्ट एंड वेरी इफेक्टिव स्टेप है टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन कि एक नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका ऑफिसर होता है स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर, जो क्या कराता है, लोकल गवर्नमेंट के चुनाव कराता है। And the next step that the state government are required to share some power and revenue resource with the local government। ये भी मैंडेट कर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या करने पड़ेंगे, कुछ पावर्स और जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, क्या है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वो शेयर करने पड़ेंगे किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो ये सारे आपके क्या है स्टेप्स है जिसके द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। देखो टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन जो मेजर स्टेप लिया गया था वो 1992 में लिया गया था बाय द इंडियन पार्लियामेंट बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। अब इनके द्वारा क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होंगे 5 साल के बाद। एससी और एसटी के लिए कुछ सीट्स क्या की गई, रिजर्व की गई है। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इसको बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है, 50%। लेकिन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये अभी भी कितना है, 1/3। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नया इंस्टीट्यूशन बनाए स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, to hold the election for local government। and next and the last that state government required to share some powers and sources of revenue with local government। तो ये सारे स्टेप हैं जो आपको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, जिससे कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है वो क्या बनती, स्ट्रॉन्ग बनती है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 73rd अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट की, 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, 73rd जो अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है, रूरल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अब 73rd जो अमेंडमेंट है इसमें रूरल लोकल गवर्नमेंट के 3 टायर्स हैं। सबसे पहले क्या है, जिला परिषद, ध्यान से सुन लीजिए, जिला परिषद। दूसरे पे आपका पंचायत समिति, क्या है, पंचायत समिति। और तीसरे पे आपका क्या है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, एक एक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, ये ब्लॉक लेवल पे काम करती है, और ये विलेज लेवल के ऊपर क्या करती है, काम करती है। तो 73rd जो अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड था, वो रूरल लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड था। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। किसके बारे में, ग्राम पंचायत। ठीक है, हर एक गांव की या कुछ गांवों की क्या होती है, अपनी क्या होती है, एक पंचायत होती है। क्या होती है, पंचायत। ईच विलेज हैज ए ग्राम पंचायत, सेवरल वार्ड मेंबर। अब देखो ये एक गांव है, मान लेते हैं कोई गांव है एक्स, इसकी अपनी क्या है, ग्राम पंचायत। क्या है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये गांव सेवरल वार्ड्स के अंदर बटा हुआ है। ठीक है, एक्स नाम का विलेज है और ये वार्ड बट गए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लेते इस गांव में कितने वार्ड्स हैं, 9 वार्ड्स हैं। 9 क्या है, वार्ड्स। ठीक है, 9 वार्ड से तो आपके क्या चुने जाएंगे, 9 पंच चुने जाएंगे। ठीक है, वार्ड मेंबर को क्या कहा जाता है, पंच। और जो पूरे गांव का जो हेडमैन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सरपंच। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर एक गांव की अपनी क्या होती है, एक ग्राम पंचायत होती है। एक गांव कुछ वार्ड्स के अंदर बटा होता है जहां से क्या चुने जाते हैं, पंच चुने जाते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय, अब इनका चुनाव क्या होता है, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट्स ऑफ विलेज। और ये ध्यान रखना जो एडल्ट होते हैं उनकी एक
इंस्टीट्यूशन होता है, उनका एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। ध्यान रखना, गांव के स्तर पर जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, ध्यान से सुन लीजिए, लेजिस्लेटिव बॉडी, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। और ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे व्यक्ति जो 18 साल या इससे ऊपर के होते हैं, जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। हर साल ग्राम सभा की मिनिमम 2 और 3 मीटिंग्स होना क्या होती है, जरूरी होती है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेशन करते हैं। इट मीन्स कि एक तो परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं ग्राम पंचायत की, और ग्राम पंचायत का क्या करते हैं, एनुअल बजट तैयार करते हैं, एनुअल बजट। और दूसरा क्या करते हैं, रिव्यू द परफॉर्मेंस, रिव्यू द परफॉर्मेंस। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये सारा किसके बारे में, ग्राम पंचायत। देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर कहीं है तो वो आपकी केवल इसी ऑर्गन के अंदर मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। क्योंकि ग्राम सभा के अंदर गांव के सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, गांव के लिए योजनाओं का निर्माण करते हैं, और जो एनुअल बजट है उसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राम पंचायत। दूसरा आता है पंचायत समिति। क्या आता है, पंचायत समिति। पंचायत समिति एक लिंक का काम करती है, ध्यान से सुनिए, पंचायत समिति, पंचायत समिति लिंक का काम करती है, लिंक, जुड़ाव का, बिटवीन जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत। पंचायत समिति कौन से काम, किस स्तर पर काम करती, खंड स्तर, ब्लॉक स्तर और तालुका। ये ध्यान रखना, कहीं पर इनको तालुका समिति कहा जाता है, कहीं पर ब्लॉक समिति, और कहीं पर क्या कहा जाता है, खंड समिति कहा जाता है। ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर, कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, मंडल समिति, खंड समिति का निर्माण किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ द दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स ऑफ दैट एरिया। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो जितने भी पंचायत मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका टायर है रूरल लोकल गवर्नमेंट के अंदर, प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है, जिला परिषद। क्या नाम है, जिला परिषद। अगर सबसे ऊपर रूरल लोकल गवर्नमेंट की जो यूनिट है हायर प्लेस के ऊपर, वो आपकी कौन सी, जिला परिषद है। जो कौन से लेवल पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्या करती है, काम करती है, और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ऑल द पंचायत समितिज एंड मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। जितनी भी पंचायत समिति या मंडल या ग्राम पंचायत होती है वो कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बनाते हैं, जिला परिषद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। अधिकतर इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, चुने हुए व्यक्ति होते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोक सभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट अलोंग विद सम अदर ऑफिशियल्स आर इट्स मेंबर। देखिए, जितने भी एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं, जिला परिषद के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। जो चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद होता है, कौन होता है, चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद, वो इसका क्या होता है, हेड होता है। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। अब हम बात करेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। इट मीन्स नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 74th अमेंडमेंट विच इज रिलेटेड विद अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जो 3 टायर के अंदर क्या करती है, डिवाइड करती है। म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो मेगा सिटीज होते हैं, ज़्यादा जनसंख्या वाले जो सिटी होते हैं उनके अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, मिडलर में म्यूनिसिपल काउंसिल है, और छोटे शहरों के अंदर क्या पाई जाती है, म्यूनिसिपैलिटीज पाई जाती है। म्यूनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स। म्यूनिसिपैलिटीज कहाँ पर आपकी होती है, टाउन्स, कस्बे के अंदर होती है, जहाँ की जनसंख्या क्या होती है, कम होती है। द बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर आपकी क्या पाई जाती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पाई जाती है, जहाँ की जनसंख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। द हेड ऑफ ए म्यूनिसिपल काउंसिल इज कॉल्ड चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसलर्स। देखो, म्यूनिसिपल काउंसिल के
जो हेड होता है वो होता है आपका म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है, और जो इसके मेंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, काउंसलर कहते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, उसको ही पोस्ट है मेयर की। किसकी होती है? मेयर। आप बॉम्बे के अंदर चले जाए जहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो वहाँ का जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर। About 36 lakh elected representatives are known to be there in पंचायत एंड municipalities all over the countries। लगभग भारत देश से 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ चुने जाते हैं? ये आपके रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंदर चुने जाते हैं। तो शहरी स्तर पर ये काम करते हैं, और ग्रामीण स्तर पर हमारे कौन काम करते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपकी जिला परिषद। तो ये था आपका 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी समस्याएं हैं किसके सामने? हमारी लोकल गवर्नमेंट के सामने। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन द कंट्री। हमारे लोकतंत्र को गहराई मिली है जब हमने 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट को क्या किया? पास किया, और वो इफेक्टिव हुआ था 1993 में। 1992 में हमने उसको क्या किया था? रिप्रेजेंट किया था। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज विमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब 1/3 हमने क्या दे दिया? रिजर्वेशन दे दिया, जिससे कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो भी क्या है? बढ़ा है। किसके अंदर? भारतीय राजनीति के अंदर। बट स्टिल सम आर द बेसिक मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर आवर लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है कि जो ग्राम सभा है, क्या है? ग्राम सभा, इनकी जो मीटिंग है वो क्या नहीं होती? रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है। ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। नियमित अंतराल पर क्या नहीं होती है? इनकी मीटिंग नहीं होती है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड मेजर पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। अभी भी अधिकतर राज्यों ने क्या नहीं किया है? शक्तियों का ट्रांसफर नहीं किया है। जो पावर ट्रांसफरेशन है वो अभी भी नहीं किया है कि शक्तियों को क्या कर दिया है? लोकल गवर्नमेंट को दे दिया है। अभी भी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर आपकी क्या है? लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है, पंचायत ही नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होने के बावजूद भी कुछ ऐसे स्टेट है जिन्होंने मेजर पावर को ट्रांसफर नहीं किया है, माइनर पावर को क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और सबसे जो बड़ा एक टेंशन है वो है कि इनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है। क्या नहीं है? एडिक्वेट रिसोर्सेज। इनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है जिससे कि ये क्या कर सके? समस्याओं को दूर कर सके। बट स्टिल there is a great importance of local government in India because local people can solve their problem by their own। अपनी समस्याओं का समाधान वो लोकल लेवल पे खुद कर लेते हैं। इससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, इससे अवेयरनेस बढ़ती है, इससे लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर, लोग किसके अंदर लेते हैं? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, जो भारत के लोकतंत्र के लिए क्या है? बेस्ट है। क्या है? बेस्ट। जब लोकल पीपल अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने लग जाते हैं तो इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है? बढ़ जाता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए क्या है? बहुत ही अच्छी बात है। So dear students, today we discuss the process of decentralization in India in detail. So you have to read your NCERT book and learn line by line. Watch this video, like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.